हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुडोस पर। जैसे कि जान रहे हैं आप, आपके लिए भारत का भूगोल का पूरा सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें आज चैप्टर 4 पेरियार भारत का भूगोल के चैप्टर 4 के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, जिसमें नदी तंत्र अपवाह तंत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो लास्ट तक बने रहिए। यहाँ सबसे पहले कह रहा है, एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा प्रवाह को अपवाह कहा जाता है और कई जल मार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। और नदियों उसके सहायक नदियों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का विकास होता है। किसी क्षेत्र के अपवाह तंत्र को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें चट्टानों का स्वरूप संरचना, दूसरा है स्थलाकृतिक ढाल, प्रवाहित जल की मात्रा और प्रवाह की अवधि अथवा समय। तो अपवाह तंत्र कितने टाइप के होते हैं ये देख लीजिए। अपवाह तंत्र इस संदर्भ की नदियां उत्पत्ति तथा समय के साथ उनके विकास से है। अपवाह तंत्र का संदर्भ नदियों की उत्पत्ति तथा उनके विकास से है। और अपवाह प्रतिरूप, इसका संबंध नदियों के ज्यामितीय रूप तथा स्थानीय व्यवस्था के से होता है। यथा जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, आर्य प्रतिरूप, ये नदियों के प्रवाह के प्रतिरूप हैं। आगे बढ़ते हैं। उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। कितने? दो भागों में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र का मतलब जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हुई हैं, जैसे आपकी कश्मीर की तरफ से कोई निकले, कोई नेपाल से आ रही है, तो ये पूरा हिमालय की बेल्ट से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र होता है। और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की प्रवाह तंत्र। तो ये दक्षिण भारत की सारी नदियां इसमें आती हैं, भारत के दक्षिणी भाग की। तो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है ये देख लीजिए। पहला अंतर है हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ सदा नीरा वर्ष भर जल से परिपूर्ण रहती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ ऋतुनिष्ठ होती हैं, यानी कि ऋतु आने पर ही उनमें पानी भरता है। तो सबसे पहला उदाहरण तो यही हो गया। दूसरा देखते हैं, हिमालयी नदियों की द्रोणियाँ प्राय विशाल होती हैं, जैसे गंगा द्रोणी और सिंध द्रोणी। तो बहुत बड़ी विशाल है कि गंगा द्रोणी 2500 किलोमीटर और सिंध द्रोणी आपकी कश्मीर से लेकर और अरब सागर में जाके गिर रही है। तो ये भी बहुत लंबी और चौड़ी द्रोणी है। प्रायद्वीपीय नदियों की द्रोणियाँ प्राय छोटी होती हैं, यथा नर्मदा और तापी, ये 500, 700, 800, 1000 किलोमीटर की लंबी मैक्सिमम होती हैं। तीसरा है हिमालय नदियाँ प्राय अधिक लंबी होती हैं, जिसका कारण स्रोत क्षेत्र समुद्र से दूर होना है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं, ऊपर बता भी दिया था। समुद्र में कम नदियाँ गिरती हैं। हिमालयी क्षेत्र की अधिकतर नदियाँ किसी न किसी बड़ी नदी में सहायक नदी के रूप में मिल जाती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ तीव्र प्रायद्वीपीय ढाल के कारण अधिकतर नदियाँ समुद्र तक जाती हैं इनमें। पांचवा है हिमालयी नदियाँ स्रोत क्षेत्र से गहरी घाटियां और गार्ज का निर्माण करती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियां उथली होती हैं, वो गार्ज का निर्माण नहीं करती और घाटियों का निर्माण उतना नहीं करती। छठा अंतर है, हिमालयी नदियां मैदानी भागों में लंबी दूरी तय करती हैं तथा वहाँ नाव्य हैं। नाव्य मतलब नौका गम्य है, नौका चलाई जा सकती है। और प्रायद्वीपीय नदियों मार्ग जल प्रपात बनने तथा जल की मात्रा घटने बढ़ने के कारण नौका गमन के अनुकूल नहीं है, ये डेल्टाई क्षेत्र में नाव्य हैं। सातवां है मैदानी क्षेत्र से बहने के कारण हिमालयी नदियां भूभाग के भुरभरे होने के कारण नदियां विसर्प का निर्माण करती हैं, यानी कि नदियां ऐसे ऐसे चलती हैं तो ये जो निकल रहा है ये विसर्प है, तो ऐसे इनका विसर्प का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती हैं। कई नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, जैसे नर्मदा, तापी, और इनके बहने के कारण इनका रेखीय अपवाह विकसित होता है। 8वें पे आते हैं, हिमालयी नदियां प्राय मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां मुहाने पर प्राय ज्वार नदमुख या एस्चुरी या छोटा डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये अंतर तो हर हाल में पूछा ही जाता है। अब कह रहा है हिमालयी अपवाह तंत्र। पहला हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। तो इसमें कह रहा है हिमालयी नदियों के अध्ययन निम्नलिखित नदी तंत्रों के तहत किया जा सकता है। तो हिमालयी नदियों का अध्ययन 3 ही नदियों के तहत किया जाता है, सिंध नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।
जो भी इसके बाद जितनी भी नदियां हैं वो लगभग इन्हीं नदियों में आके कहीं न कहीं से इनकी सहायक नदियां या खुद आके इसमें मिल जाती हैं। तो इसलिए यही 3 नदी तंत्र इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आज देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, यानी कि संसार की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। इम्पोर्टेंट इतना है। उसके बाद सिंधु नदी तंत्र में सबसे बड़ी नदी है, इस नदी तंत्र में सिंधु नदी सबसे बड़ी तंत्र है। इसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद इसका उद्गम पूछता है तो सिंधु का उद्गम स्रोत है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। यहाँ कह रहा कैसे बहती थी, तो पहले उत्तर से पश्चिम दिशा में बहती थी, फिर हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी मतलब हिमालय जब बना नहीं था तब से ये बह रही है, जो नंगा पर्वत के उत्तरी बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर 5181 मीटर गहरी गार्ज का निर्माण करती है और यह चिल्लासा के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं पंचनद पंजाब की 5 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम की संयुक्त धारा को कहते हैं। सिंधु कराची के पूर्व अरब सागर में मिल जाती है। तो ये थोड़े थोड़े से फैक्ट्स जरूर आप याद रखिए। तो इसकी सहायक नदी है झेलम। झेलम इसकी सहायक नदी है। ये बेरीनाग कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी भाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। झेलम का उद्गम शेषनाग झील से है कश्मीर के, और ये श्रीनगर के उलर झील से प्रवाहित होने के बाद यहाँ सकरे गाज होकर पाकिस्तान में पहुंचती है। पूछ सकता है कि उलर झील से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो वो झेलम नदी पाकिस्तान में झंग के निकट या चेनाब में मिल जाती है। इस प्रकार चेनाब की भी सहायक नदी है ये। दूसरा चेनाब। चेनाब चंद्रा और भागा के नाम की 2 सरिताओं के मिलने से बना है। ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश में हिमालय की हिमचरित चोटियों से निकलती हैं। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे देखते हैं रावी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ये चेनाब की सहायक नदी है। धौलाधार पीर पंजाल श्रेणियों के बीच से बहकर जल को लेकर आती है। उसके बाद है ब्यास नदी। ब्यास रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है और हरके नामक स्थान पर सतलज में मिलती है। इन दोनों के संगम को हरके बैराज के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकाली गई है, ब्यास नदी से। तो ये इंपॉर्टेंट नदी है। अब सतलज नदी मानसरोवर के निकट राकस ताल तिब्बत से निकलती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि ये भी सिंधु के समय की नदी है, जो हिमालय को काटकर सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी नदी घाटी परियोजनाओं का अध्ययन जरूर कर लें यहाँ पे। तो सबसे पहला है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल 2 जगहों पर बांध बनाया गया है। भाखड़ा बांध विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 226 मीटर तथा समुद्र तल से 518 मीटर है। भारत का नहीं, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो ये पूछ सकता है क्यों बना भारत जल विद्युत तथा नांगल से सिंचाई के लिए जल आपूर्ति होती है। तो इसको कहाँ कहाँ जल आपूर्ति होती है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान इससे लाभान्वित राज्य हैं। और इसके पीछे स्थित जलागार को यानी कि रिजर्वायर को क्या नाम कहा जाता है? गोविंद सागर। तो गोविंद सागर कहाँ पे है? भाखड़ा नांगल परियोजना के पास में है। और ये किस नदी पे है? ये है सतलज नदी पे है। तो यह जलागार हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रदेश भी पूछ सकता है गोविंद सागर किस प्रदेश में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश। मैप में देख लें, ये सतलज नदी आ रही है और ये भाखड़ा बांध बना हुआ है और इधर नांगल बांध बना हुआ है और यहीं पे जो रिजर्वायर है उसको गोविंद सागर कहा गया है। अभी पंजाब होकर निकल जा रही है नदी ऐसे। आगे देखते हैं दूसरा परियोजना है इंदिरा गांधी परियोजना या राजस्थान नहर परियोजना। ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित हरके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। ये तो ऊपर पढ़ चुके हैं। और इसकी लंबाई पूछ लेता है कभी कभी, तो 468 किलोमीटर नहर है। यह संसार की सबसे लंबी नहर है संसार की।
और इससे मरुस्थलीय भागों में कृषि कार्य संभव हो सका। इसके कारण नहर की मुख्य धारा राजस्थान के जैसलमेर तक गई है। अब सोच सकते हैं कि राजस्थान जैसे पूरे रेगिस्तान, लगभग आधे रेगिस्तान को ये पानी दे रही है। अब तीसरा है पोंग बांध। ब्यास नदी पर क्रियान्वित पोंग जलागार हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पोंग ब्यास नदी पर है। पोंग बांध ब्यास नदी पर। चौथा है चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी जिला विद्युत परियोजना है। थीन परियोजना पठानकोट के निकट। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर। नाथपा झाकरी, सलाल और बगलिहार परियोजना कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इस बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। अब आगे दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया इसका निर्माण। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में वुलर झील पर बांध बनाने के कारण इसे वुलर बैराज भी कहा जाता है। तो वुलर बैराज पूछ लिया या तुलबुल परियोजना हुआ, तो ये दोनों झेलम नदी पर हैं। तो झेलम नदी वुलर झील से होकर बहती है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील ही है। तो ये भी याद रखिएगा। उरी परियोजना, यह परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के बारामूला जिले झेलम नदी पर है। तो आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहा है इसे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।